देश का अन्नदाता फिर एक बार धरना देने के लिए मजबूर है। देश भर के किसानों ने फिर एक बार दिल्ली में जुटकर किसानों के हित में गर्जना रैली के जरिए आवाज उठाई है। देश की राजधानी दिल्ली में आज आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ की ओर से गर्जना रैली का आयोजन किया गया। रामलीला मैदान से शुरू हुई इस रैली में भारतीय किसान संघ के दावे के अनुसार देश भर से करीब 55,000 किसान एकजुट हुए। भारतीय किसान संघ की इस रैली में किसानों की स्थिति में सुधार से लेकर कई मांगों का जिक्र किया गया। भारतीय संघ का कहना है कि फल, सब्जियां, अनाज, दूध आदि उपलब्ध कराने वाले किसान आज अपनी कृषि उपज का पर्याप्त मूल्य नहीं मिलने से निराश है। इस कारण किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय किसान संघ ने रैली के जरिए कई मांग की है, जैसे कि सभी कृषि उपज के बदले उपयुक्त मूल्य का भुगतान, कृषि उपज पर जीएसटी नहीं लगाए जाने की मांग, उपज के लिए एमएसपी बढ़ाने की मांग, किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाने की मांग, देश की आयात और निर्यात नीति लोगों के हित में बनाए जाने की मांग भी ये किसान कर रहे हैं। रामलीला मैदान में होने वाली इस रैली के चलते कई इलाकों में ट्रैफिक जैम की स्थिति भी दिल्ली में पेश आई, जिसे लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई। गुजरात में सर्दियों के मौसम के बावजूद इन दिनों गर्मी का मौसम ज्यादा लग रहा है, लेकिन हवामान शास्त्री अंबालाल पटेल ने 22 से 25 दिसंबर के दौरान ठंड बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। गुजरात का मौसम इन दिनों दिन में गर्मी और रात में ठंड का एहसास करा रहा है, लेकिन जल्द ये मौसम बदल सकता है और आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना हवामान विभाग के विशेषज्ञ अंबालाल पटेल ने जताई है। કમોસમી વરસાદની વાદળવાળના કારણે ઠંડીમાં જોઈએ તેવી પડતી નહોતી. હાલ પણ ઠંડી જોઈએ તેવી પડતી નથી. આથી ઠંડી અંગે જોઈએ તો આગામી દિવસોમાં હાડ થીજવતી ઠંડી પડવાની શક્યતા રહેશે. તારીખ 22 થી 25માં દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં ભારે હિમવર્ષા થવાની શક્યતા રહેશે, જેના લીધે ગાત્રો થીજવતી ઠંડી પડવાની શક્યતા રહેશે. અને આ ઠંડીનો દોર નાતાલથી ડિસેમ્બરના એન્ડ સુધીમાં આવી જવાની શક્યતા રહેશે. પરંતુ ત્યાર પછી જાન્યુઆરી મહિનામાં પણ હવામાનમાં ભારે પડતા આવશે. 11-12 જાન્યુઆરીમાં પણ કાતિલ ઠંડીનો વેગ મળે. 24 જાન્યુઆરીમાં પણ ઠંડીને થોડો વેગ મળે. એટલે હવે ધીરે ધીરે ઠંડીની શરૂઆત થશે, જેમાં ઉત્તર મધ્ય ગુજરાતમાં ન્યૂનતમ તાપમાન 8 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેવું થઈ જવાની શક્યતા રહેશે. જેમાં બનાસકાંઠાના ભાગો, પાલનપુરના ભાગો, હારીજ, સમીર વગેરે ભાગોમાં ન્યૂનતમ ઉષ્ણતામાન 8 ડિગ્રી સેલ્સિયસ થઈ જવાની શક્યતા રહેશે. જ્યારે કંડલા, પોર્ટમાં પણ ઠંડીની શક્યતા રહેશે અને નલિયા ઠંડુગાર બની જશે. આબુ પણ ઠંડુગાર બની જશે. એટલે હવે ઠંડીની સાથે સાથે રાજ્યના ભાગોમાં કમોસમી વરસાદની પણ શક્યતા રહેશે. જાન્યુઆરી માસમાં હવામાનમાં ઘણા પડતા આવશે. તારીખ 10-11 જાન્યુઆરીમાં પણ હવામાનમાં પડતો આવી શકે અને તે પહેલાં જાન્યુઆરીની શરૂઆતમાં પણ હવામાનમાં પડતા આવશે, વાદળવાળું આવશે. 11-12નો જે પડતો હશે તે દરિયા કિનારે પવન ફૂંકાશે અને આ પડતો હવામાનમાં એકાએક મોટો પડતો આવવાની શક્યતા રહેશે. તારીખ 18 થી 20માં પણ હવામાનમાં પડતો આવશે. એટલે હવામાનમાં પડતા વચ્ચે વાદળો અને પછી માવઠાની શક્યતા સાથે, વાદળવાયુની શક્યતા સાથે આગામી જાન્યુઆરી માસમાં 8 ડિગ્રી ઠંડી પડવાની સાથે સાથે માવઠાઓની પણ કેટલાક ભાગમાં શક્યતા રહેશે. ખાસ કરીને દરિયા કિનારાના ભાગોમાં માવઠાની શક્યતા રહેશે. જ્યારે ઉત્તર મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા રહેશે. અને આ ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં, દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં અને સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પણ હવામાનમાં વાદળવાળું પડતો આવી શકે. वहीं मौसम विभाग के एक्सपर्ट विजिनलाल ने आने वाले 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री घटने की संभावना जताई है। अभी देखा जाए गुजरात में नेक्स्ट 5 डेज के लिए ड्राई वेदर है और उसके बाद मिनिमम टेम्परेचर की बात देखा जाए कल जो रियलाइज था 50 डिग्री आया था नलिया, कंडला एंड दिशा में, और वो उसका भी फर्क देखा मिनिमम टेम्परेचर का भी नेक्स्ट 3 डेज के लिए नॉला चेंज है, मतलब 1-2 डिग्री का फर्क रहेगा. बट उसके बाद मतलब डे 4 एंड डे 5 में आपको जो मिनिमम टेम्परेचर है 2 से 3 डिग्री और फॉलो हो जाएंगे. अभी देखा जाए वार्निंग्स कुछ नहीं है और कुछ खास कुछ नहीं है.
मॉर्निंग। तो दिसंबर में हमारा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता था और हमारा जो विंड पैटर्न है बेसिकली नॉर्थर्ली होता था, तभी हमारा टेम्परेचर बहुत कम होता था। बट इस बार ऐसा है कि विंड इसमें देखा 10 के बाद हमारा मॉइस्चर भी बढ़ गया और विंड पैटर्न भी ईस्टर्ली साउथ ईस्टर्ली हो गया। इसके वजह से हमारा जो मिनिमम टेम्परेचर राइस हो गया, इसलिए आपको जैसे गर्मी जैसे फील हो रहा है। मतलब नॉर्मल से आपको 6-7 डिग्री ज़्यादा है, नॉर्मल जो आना चाहिए उससे 6-7 डिग्री ज़्यादा था। बट वो जो मॉइस्चर है 2-3 दिन में पूरा ड्राई हो जाएंगे और नॉर्थर्ली शुरू हो जाएंगे। इसकी वजह से हमारा अगेन टेम्परेचर फॉलो होना चाहिए। गुजरात में पहली कक्षा में दाखिले के लिए 6 साल की उम्र जरूरी है, जिसे लेकर सरकार के परिपत्र के चलते कई छात्रों का 1 साल बिगड़ने की कगार पर है। गुजरात सरकार द्वारा 6 साल से पहले बच्चे को पहली कक्षा में प्रवेश नहीं दिए जाने का सर्कुलर निकाला गया है, जिसके चलते पूरे गुजरात में हजारों बच्चों का 1 साल बिगड़ रहा है। इस मामले गुजरात के वडोदरा शहर में अभिभावकों ने एकत्रित होकर डीईओ कार्यालय में इस मामले को उठाते हुए सरकार से इस मामले यथायोग्य कार्यवाही किए जाने की मांग की है। गुजरात सरकार ने 31 जनवरी 2020 से एक नई शिक्षण नीति को लागू किया है। उसके मुताबिक जो बच्चा 1 जून 2023 को 6 ईयर कंप्लीट कर रहा है उसको ही क्लास 1 में प्रमोट कर सकेंगे। तो अभी इसमें दिक्कत ये आ रही है कि जब जनवरी में ये नोटिफिकेशन आया गवर्नमेंट का, उससे पहले ये सब सारे एडमिशन नर्सरी में कंफर्म हो चुके थे, फीस पे कर चुकी थी ऑलरेडी। तो दिसंबर में जब फीस पी, जनवरी में सरकार ने ये परिपत्र डाला और अभी 3 साल के बाद ये एडमिशन का इश्यू आ रहा है कि भाई अभी स्कूल ने 15 दिन पहले ही हमें ये चीज़ बताई कि भाई आपके बच्चे को वी कैन नॉट प्रमोट बिकॉज आपका बच्चा जो है 6 साल कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो अभी 3 साल तक स्कूल ने ये कंटिन्यू किया और जबकि बीच में कोरोना काल भी था, स्कूल भी कंटिन्यू रही ऑनलाइन, पर फिर भी इस चीज़ को किसी ने भी बताया नहीं किसी पेरेंट्स को कि आपको आगे जाके तकलीफ हो सकती है। 3 साल तक कंटिन्यू किया। अभी जब एडमिशन का क्वेश्चन आया फर्स्ट में जाने का, तब ये फिर क्वेश्चन रिवाइज हुआ कि भाई नहीं, अभी 15 दिन पहले ही स्कूल ने ये सब बच्चों को एक नोटिफिकेशन दिया था कि भाई आपको कौन सी स्कूल की कौन सी ब्रांच में जाना है। तो आप एक बार ऑप्शन हमने चूज़ किया कि भाई ये ब्रांच में हमें कंटिन्यू करना है। बाद में 10 दिन में ही दोबारा स्कूल ने एक दोबारा सर्कुलर दिया कि भाई आपके बच्चे को अभी हम आगे नहीं ले जा सकते क्योंकि उसकी जो है एज है वो कंप्लीट नहीं हो रही है 6 ईयर। तो हमारा कहना यही है कि 3 साल तक स्कूल भी कहाँ थी, क्योंकि स्कूल को भी ये चीज़ बच्चों को बताना चाहिए था कि भाई आपका बच्चा जो है कंप्लीट नहीं कर रहा है। अभी पेरेंट्स को चिंता है कि भाई अभी ये बच्चा जो है 1 साल अपनी लाइफ में पीछे छूट जाएगा और 3 साल की फीस या तो फिर अभी ड्रॉप आउट का क्वेश्चन आएगा या तो रिपीटेशन का क्वेश्चन आएगा। तो हमारी गवर्नमेंट को ये एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, कि भाई आप ये जो सर्कुलर है उसको एक ईयर एक्सटेंड करिए। तो पूरे गुजरात में से जो हज़ारों बच्चे हैं जिसका 1 साल बिगड़ा रहा है, तो उनका बिगड़े नहीं और सब बच्चे जो है वो कंटिन्यू कर सके। तो सरकार का नया सर्कुलर आया है रिगार्डिंग एज। फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चों की एज अगर 6 साल 31 मई से पहले ख़त्म नहीं होती है तो उनको फर्स्ट में एडमिशन नहीं मिलेगा। अभी सरकार का ही परिपत्र 1 जून में आया था 20 में, जिसमें डिक्लेयर किया था कि 6 साल हो जाए तभी फर्स्ट में एडमिशन मिलेगा। फिर सरकार ने ही एक दूसरा परिपत्र दिसंबर में जारी किया जिसमें ये लिखा था कि सरकार ने ही इसका प्रचार सही से नहीं किया है। तो हम अभी निवेदन करने आए हैं सरकार से कि हमारे बच्चे जब नर्सरी ख़त्म किया, जूनियर ख़त्म किया, अभी सीनियर में आए, अभी जाकर रोकोगे तो कितने सारे बच्चे हैं जो पूरे गुजरात से जो 1 साल पीछे रह जाएंगे। अभी जब एग्ज़ाम होगी, नीट की है या जीईए की है, पूरी जो देश में होती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसमें भी वो लोग क्या ये एज क्राइटेरिया रखेंगे? और रखेंगे तो क्या दूसरे सारे स्टेट्स में ये पूरा इम्प्लीमेंट हो गया है तो उनको अगर अलाउ कर रहे हैं तो हमारे बच्चों को भी ये साल अलाउ करें और ग्रेजुअली धीरे से सारे स्टेट में एक साथ इम्प्लीमेंट करें। और इससे क्या होगा कि कोरोना काल में भी पेरेंट्स पर बहुत आर्थिक बोझा बढ़ गया था, अभी 1 साल और बढ़ा देंगे तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस पेरेंट्स को भी लगेगी। गुजरात के छोटा उदेपुर की सांसद गीता राठवा ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने वाली ट्रेनों को चांदोद में रोकने की मांग संसद में की है। गुजरात के डभोई तालुका के दक्षिण प्रयाग तीर्थ क्षेत्र चांदोद को गुजरात का काशी कहा जाता है। यहाँ के महत्व के चलते गुजरात से बड़ी संख्या में श्रद्धालु विधि विधान समेत नर्मदा स्नान और पर्यटन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन ब्रॉडगेज लाइन में रूपांतरित होने के बाद चांदोद में नए बनाए गए नवीन रेलवे स्टेशन पर एकता नगर आने जाने वाली ट्रेनों को स्टॉपेज नहीं दिया गया है, जिससे यात्रालुओं को इस ट्रेन सेवा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिस पर छोटाउदेपुर की सांसद गीता राठवा ने रेल विभाग का ध्यानाकर्षण कराया है।
चांदोद धार्मिक स्थल है जो माँ नर्मदा नदी में त्रिवेणी संगम है, जिसके कारण यहाँ पूरे भारत देश के लोग अस्थि विसर्जन और पितृ तर्पण के लिए आते हैं और हर महीने के अमावस्या में कुबेर भंडारी के दर्शन के लिए भी हजारों की संख्या में भक्त पूरे भारत देश से आते हैं। लेकिन आवागमन की समस्या होने के कारण सभी भक्त को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। महोदय, डभोई एकता नगर वाया चांदोद न्यू रेलवे लाइन ब्रॉडगेज मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ कर दी गई है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि यदि डभोई चांदोद एकता नगर ब्रॉडगेज न्यू रेलवे लाइन के बीच चांदोद में हॉल्ट स्टॉपेज प्रदान कर दिया जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा। गुजरात के वडोदरा शहर की जिला पंचायत में इन दिनों खाने के तेल के डिब्बों का संग्रह लोगों को अचंभे में डाल रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर की जिला पंचायत के विभिन्न कार्यालयों में इन दिनों तेल के डिब्बों का संग्रह देखने मिल रहा है। जिला पंचायत के विभिन्न कार्यालयों में तेल के डिब्बों के संग्रह से लोग भी परेशान हैं। जिला प्रोग्राम ऑफिसर नैना पारगी से इस मामले पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद तेल के डिब्बों का स्टॉक ज्यादा मंगवाया गया था, जो अब एक्सपायरी होने वाला है और ऐसे में उन्हें सरकार को वापस देने के लिए यहाँ रखा गया है। એ તેલ જે છે અમારી આંગણવાડી વર્કર અમારા આંગણવાડીના બાળકો માટે જે નાસ્તો સવારનો બપોરનો નાસ્તો જે બનાવવાનો હોય એના માટે સરકાર તરફથી અમને સિંગ તેલના ડબ્બા એપ્રિલમાં ફાળવવામાં આવ્યા હતા, એપ્રિલ 22માં। એટલે એ ડબ્બા અત્યારે અમારી પાસે આ માર્ચ સુધી, એની એક્સપાયર ડેટ માર્ચ પછી એટલે માર્ચ 31 માર્ચ સુધી તો એ ડબ્બા વેલિડ છે। પરંતુ અમારી પાસે કેવું છે કે જે તે વખતે બાળકોને અમે સુખડી આપતા હતા, એટલે ત્યારે તેલ વધારે ની જરૂરિયાત હતી। એટલે આગળ જ્યારે માંગણી કરી ત્યારે કોરોના સમયગાળામાં અમારે લોકોએ માંગણી કરી હતી, એ તેલનો ડબ્બો તેલ અમારે એપ્રિલ 22માં આવ્યું। એટલે અત્યારે હાલમાં અમારી પાસે હવે ફક્ત બાળકોને કેન્દ્રમાં મેં બોલાવી છે, એટલે અત્યારે તેલનો વપરાશ થોડો ઓછો થઈ ગયો છે। એટલે અમારી પાસે માર્ચ 31 સુધી તેલ જે ચાલે છે એટલું તો બચત છે જ અમારી પાસે, પણ આ થોડું વધારાનું તેલ છે। એ તેલ અમે તમામ કેન્દ્રો પાસેથી દરેક તાલુકા લેવલે મંગાવ્યું છે અને તાલુકા લેવલથી અમારે અહીં અત્યારે જિલ્લા કક્ષાએ સરકારી બિલ્ડિંગમાં અમે મુકાયું છે અને એ તેલ પછી સરકારની સૂચના પ્રમાણે અમે જે તે સરકાર જે રીતે જ્યાં મોકલવાનું હશે ત્યાંથી એ લોકો ત્યાંથી ટ્રક મોકલશે અને આ તેલ અમે લોકો ત્યાંથી એ લોકોને મોકલી આપીશું। એમાં કેવું છે કે અમારી પાસે જિલ્લા પંચાયતમાં કોઈ નીચે એવું ગોડાઉન અમારી પાસે અમારું આઈસીડીએસનું અલાયદું ગોડાઉન નથી। એટલે અમે લોકોએ જ્યાં સેફ જગ્યા, કારણ કે તેલ વસ્તુ એવી છે કે એને સાચવવી જરૂરી છે, એટલે જ્યાં સેફ જગ્યા છે, એટલે જ્યાં વોચમેનની નજર પડે અને જ્યાં અમે તાળું મારી શકીએ એવી જગ્યાએ અમે લોકો તેલના ડબ્બા उतार्या છે। इस मामले सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जिला पंचायत एक सरकारी कार्यालय है और सरकारी कार्यालय में इस तरह तेल के डिब्बों के संग्रह से लोगों को परेशानी होती है। वडोदरा जिला पंचायत तालुकानी कचेरीओमां सरकारी कचेरीओमां जोवा जईए तो तेलना असंख्य डब्बाओ मूकवामां आव्या छे। ज्यां इनवर्ड आउटवर्ड करवानुं छे ते कचेरीमां छे, साथे आ सामेनी कचेरीमां छे। ज्यां जिला पंचायतनुं जिम्नेशियम छे एनी अंदर पण तेलना डब्बा मूकवामां छे। એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક સરકારી કચેરીઓમાં તેલના ડબ્બા જે મૂક્યા છે તેને લઈને અમારો સખ્ત વિરોધ છે, કારણ કે આ તેલના ડબ્બા માટે ગોડાઉન રાખવું જોઈએ। બીજી બાજુ જાણવા મળેલ માહિતી મુજબ આઈસીડીએસ એટલે કે જે પણ આંગણવાડી વર્કરો હતી એ વર્કરોને તેલના ડબ્બા પહોંચાડ્યા હતા, પરંતુ આવક વધી જતા અને હવે એની એક્સપાયરી ડેટ નજીક આવી જતા આ તમામ તેલના ડબ્બા સરકારમાં જમા કરવાના છે, જેના કારણે અત્યારે જિલ્લા પંચાયતમાં ઉતારે છે। અમારી ગુજરાત સરકાર પાસે એક માંગ છે કે આવા તમામ જો પૂરા ગુજરાતમાંથી તેલના ડબ્બા લેવાના હોય તો પોતાના વ્હીકલ મોકલીને તમામ ગામોમાંથી તેલના ડબ્બા લેવા જોઈએ। આ રીતે જો મૂકશે તો અત્યારે જો શકાય તેલ પણ લીકેજ થઈ ગયું, ડબ્બા પણ લીકેજ થઈ રહ્યા છે। તો અમારી સીધી માંગ છે કે તમામ જગ્યાથી તેલના ડબ્બા સરકાર પોતાની ગાડીઓ પોતાના વ્હીકલ મોકલીને ભેગા કરે અને સરકાર પોતે લઈ જાય તેવી અમારી માંગ છે।